गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम म्यूटेशन चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। यह सेमेस्टर 4 साइटोजेनेटिक्स में भी है और सेमेस्टर 1 एमएससी जूलॉजी में भी है, न्यू सिलेबस में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने म्यूटेशन के ओवरव्यू को देखा था। म्यूटेशन का डिफिनेशन क्या है, म्यूटेशन किसको बोलते हैं, ये सब हमने थोड़ी सी चर्चा की थी और वो एक एक्सपेरिमेंट द्वारा हमने समझाने की कोशिश की थी, रेप्लिका प्लेटिंग, कि किस तरह से बैक्टीरियल कॉलोनीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि रेसिस्टेंट कौन है, सेंसिटिव कौन है। आज हम थोड़ा सा आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि म्यूटेशन के विभिन्न प्रकार क्या है, उनके इफेक्ट्स क्या हैं। सो आई विल स्टार्ट हियर. So you might be knowing that mutation most normally cause some detectable phenotypic change for their presence to be recognized. अगर phenotypic change नहीं होगा तो आप देख नहीं पाएंगे कि म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको फिर जीनोटाइप लेवल पर देखना पड़ेगा चेंज हुआ है कि नहीं। कितनी बार ऐसा भी होता है कि जीनोटाइप में चेंज हो गया, जीन में चेंज हो गया, बट वो फिनोटाइप में अपीयर नहीं हुआ। ठीक है, अगर प्रोटीन ट्रांसलेशन आप पढ़े होंगे तो जैसा कि मैंने सेमेस्टर 3 में जब आप थे तो मैंने प्रोटीन ट्रांसलेशन कवर किया था। उसमें मैंने वोबल हाइपोथेसिस के बारे में बताया था कि कैसे एंटीकोडोन में अगर एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज हो भी जाता है तो देयर आर सेवरल एंटीकोडोन्स कोडिंग फॉर ए सिंगल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। तो वो उस टाइप का म्यूटेशन वोबल हाइपोथेसिस की को अगर आप समझे होंगे तो के द्वारा हमारे प्रोटीन प्रोडक्ट में चेंज नहीं आता है, तो आपको फिनोटिपिक इफेक्ट भी नहीं दिखेगा। दूसरा ये है कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है एंड डोमिनेंट वन इज द वाइल्ड एलील एंड द म्यूटेंट इज द रिसेसिव एलील, तो उस केस में भी आपको फिनोटिपिक इफेक्ट दिखेगा नहीं। तो आपको जीनोटाइप लेवल पर जाकर के यानी जीन का सीक्वेंसिंग करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे आसान तरीका क्या है जो कि आराम से दिखता है कि फिनोटिपिक लेवल पर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसकी हम बात करेंगे आगे करते हुए। तो द इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन ऑन फिनोटाइप रेंजेस फ्रॉम alterations to so minor that they can be detected only by special genetic or biochemical techniques to gross modifications of morphology to lethals. A gene is a specific sequence of nucleotide pairs coding for a particular polypeptide. Any mutation occurring within a given gene will thus produce a new form of new allele of that gene because of the degeneracy of the genetic code. जैसा कि मैंने बताया अभी, some base pair changes do not change the protein products encoded by the genes in any way. Genes containing mutations with small effects that can be recognized only by special technique are called as isoalleles. Other mutations result in the total loss of gene product activity. If mutations of the latter type occur in essential genes, यानी gene required for the viability, they will of course be lethal. कहने का मतलब यह हुआ कि अगर फंक्शन म्यूटेशन की वजह से भी, म्यूटेशन होने के बाद भी अगर फंक्शन वह जीन प्रोडक्ट जो है कर रहा है, ठीक है, भले थोड़ा सा घट जाए उसका फंक्शन करने का एफिशिएंसी या बढ़ जाए, उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोएलील्स। अगर जीन एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलता है तो हम उसको एलील्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आइसोएलील्स क्या हुआ कि वो जीन जो है एक से ज़्यादा फॉर्म में मिल रहा है और उसका फंक्शन रिटेन्ड है, मोर और लेस सेम है, तो हम उसको आइसोएलील्स बोलते हैं। आगे उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको बताएंगे कि क्या अदर फॉर्म, जैसे आप ब्लड ग्रुप जीनोटाइप ही देख लीजिए, ए का एलील है, बी का एलील है, ठीक है, तो दे आर आइसोएलील्स। और अगर उस म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन का फंक्शन इज टोटली लॉस्ट
ठीक है, एंड दैट प्रोटीन इज very much required for the viability of the cell, then in that case that mutation will be having the lethal effect on that cell. So these are lethal mutations. आगे बढ़ते हुए, mutations may be either recessive or dominant in haploid or more accurately monoploid organisms like viruses and bacteria. Both recessive and dominant mutations can be recognized by their effects on the phenotype of the organisms in which they originated. The dominance or recessiveness of mutations in bacteria can be determined only by studying partial diploids. In diploid or polyploid organisms, recessive mutations will be recognized only when present in the homozygous condition. Most recessive mutations in diploids will not be recognized at the time of their occurrence. Okay? कहने का मतलब है कि जब वो होमोजाइगस कंडीशन में म्यूटेंट्स होगा तभी आपको फिनोटाइप इफेक्ट दिखेगा इन द केस ऑफ रिसेसिव एलील्स. Most recessive mutations in diploids will not be recognized at the time of their occurrence. ठीक है, जब वो म्यूटेशन हुआ तो उस समय वो पता नहीं चलेगा क्योंकि रिसेसिव म्यूटेशन है. सिंस दे विल बी प्रेजेंट इन द हेट्रोजाइगस स्टेट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशंस आर एन एक्सेप्शन. सिंस दे विल बी एक्सप्रेस्ड इन द हेमीजाइगस स्टेट इन द हेट्रोगैमेटिक सेक्स, यानी मेल्स इन ह्यूमंस एंड फ्रूट फ्लाइज एंड फीमेल्स इन बर्ड्स. तो एक्सेप्शन क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशंस. सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन की वजह से क्या है कि हमारा सेक्स क्रोमोसोम XY है इन मेल्स एंड इन फीमेल XX है. तो फीमेल में तो एक X हेट्रोक्रोमेटाइज हो जाता है. तो अगर वो जो हेट्रोक्रोमेटाइज नहीं हुआ है यानी यूक्रोमेटाइज है, एक सिंगल X क्रोमोसोम जो बचा है फॉर द फंक्शन, अगर उसमें रिसेसिव म्यूटेशन हुआ या मेल्स में X क्रोमोसोम में रिसेसिव म्यूटेशन हुआ तो वह जो है दिखेगा उसका फिनोटिपिक इफेक्ट उस सिर्फ सेक्स में. अगर सोमैटिक क्रोमोसोम्स में रिसेसिव म्यूटेशन हुआ है तो वो फिनोटाइप में अपीयर नहीं होगा. ठीक है, अगर हेट्रोजाइगस है तो दोनों. सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही यानी दोनों क्रोमोसोम पर रिसेसिव म्यूटेशन होंगे तभी वो फिनोटाइप में आपका अपीयर होगा. ठीक है, the most useful mutations for the genetic analysis of many biological processes are conditional lethal mutations. These are mutations that are lethal in one environment, the so-called restrictive condition, and दूसरा क्या है? viable in a second environment. तो ये एनवायरनमेंट डिपेंडेंट भी, अगर एक एनवायरनमेंट में वो म्यूटेशन जो है लीथल हो सकता है, दूसरे एनवायरनमेंट में वो लीथल नहीं भी हो सकता है. ठीक है, सपोज कि अगर कोई बैक्टीरिया थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, वह एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने के लिए आप उसको रिप्लेस कर दीजिए कोल्ड एनवायरनमेंट में. ठीक है, तो उसके एंजाइम्स जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट उसके एंजाइम्स जो उस एक्सेसिव हीट के एनवायरनमेंट में कार्य करने के लिए बने हैं, वह कोल्ड एनवायरनमेंट में कोल्ड टेम्परेचर की वजह से शॉक लगेगा उनको एंड दे विल स्टॉप फंक्शनिंग एंड इन दैट केस दे विल नॉट बी वायबल. So such mutations allow geneticists to identify and study mutations in essential genes that result in complete loss of gene product activity even in haploid organisms. Mutants carrying conditional lethals can be propagated under permissive conditions, and information about the functions of the gene products can be deduced by studying the consequences of their absence under the restrictive condition. The use of conditional lethal mutations to dissect biological processes is illustrated on conditional lethal mutations also provide valuable selected sheaves for genetic fine structure and analysis. तो इससे हम
जेनेटिक स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस में हमको आगे और डिटेल में मदद मिलती है. सो द 3 मेजर क्लासेज ऑफ म्यूटेंट्स विद कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस आर ऑक्सोट्रोपिक म्यूटेंट्स, नंबर 1. नंबर 2, टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स. नंबर 3, सप्रेशर सेंसिटिव म्यूटेंट्स. तो आगे हम देखते हैं ये तीनों हैं क्या. ऑक्सोट्रोपिक म्यूटेंट्स जो हैं आर एज mutants that are unable to synthesize an essential metabolite, यानी अमाइनो एसिड, प्यूरिन, pyrimidines, vitamins, etc. that is synthesized de novo by wild type individuals of the species. Such auxotropic mutants will grow and reproduce when the metabolite is supplied in the medium, यानी in permissive condition. They will not grow when the essential metabolite is absent. अगर essential metabolite का वह उसके सिंथेसिस के लिए अगर वो एंजाइम रिक्वायर्ड है और उसमें म्यूटेशंस हो गया उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, एसेंशियल्स क्या है? एसेंशियल्स अमाइनो एसिड्स, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन. प्यूरिन पायरिमिडीन से हमारा प्यूरिन जानते हैं आप डीएनए का नाइट्रोजिनस बेस है. पायरिमिडीन्स आर डीएनए आरएनए का नाइट्रोजिनस बेसिस हैं. तो ये सब वेरी एसेंशियल एलिमेंट्स है. इवन विटामिन्स का, तो अगर उसमें म्यूटेशन हो गया, इन एसेंशियल्स मेटाबोलाइट्स को बनाने वाले एंजाइम्स के जीन में म्यूटेशन हो गया, तो वह ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब एसेंशियल मेटाबोलाइट्स है. अनलेस एंड अनटिल यू प्रोवाइड दोज मेटाबोलाइट्स इन देयर मीडियम, यानी भोजन के द्वारा आप ऊपर से उसको नहीं देंगे तो वह ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो सो द टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स के बारे में बोल रहे हैं. टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स जो है वो क्या है? दूसरा टाइप का म्यूटेंट है. तो टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स विल ग्रो एट वन टेम्परेचर बट नॉट एट अनदर टेम्परेचर. मोस्ट टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स आर हीट सेंसिटिव. सम however are cold sensitive. The temperature sensitivity usually results from increasing heat or cold liability of the mutant gene product. For example, an enzyme that is active at low temperature but partially or totally inactive at high temperature. थोड़ी देर पहले बताए थे कि एंजाइम का एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है. अगर उस ऑप्टिमल टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में वह ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, प्रेजेंट है, तब वो एंजाइम तो अच्छे से बखूबी फंक्शन करेगा. लेकिन अगर हम उसको शॉक दे दिए, इधर कोल्ड शॉक और हीट शॉक, टेम्परेचर उसका एनवायरनमेंट हम चेंज कर दिए, तो दैट एंजाइम विल स्टॉप फंक्शनिंग. सपोज आप किसी ग्रोइंग बैक्टीरिया इकोलाई जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो करता है इन पेट्री डिश, इन द इंक्यूबेटर 37 इंक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन किया जाता है, तो वह जो है अगर आप उसको सपोज कीजिए फ्रिज के अंदर डाल दीजिए उस प्लेट को जिस पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, फ्रिज में तो एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर उसको होगा, शॉक विल बी अराइज टू दोज कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग and that bacterial colony will stop growing and they will start dying. So that will be the temperature sensitive mutant. So the temperature sensitivity usually results from increasing, as I already explained you, increasing heat and cold liability of the mutant gene product. For example, an enzyme that is active at a low temperature but partially or totally inactive at high temperatures. Okay, so occasionally only the synthesis of a gene product is sensitive to temperature, and once synthesized, the mutant gene product may be as stable as the wild type gene product. Suppressor sensitive mutants. Suppressor sensitive mutants क्या होते हैं? Are viable
when a second genetic factor, that is a suppressor, is present but are non-viable in the absence of the suppressor. Okay, तो suppressor gene में correct or compensate for the defect in phenotype that is caused by the suppressor sensitive mutations, or it may render the gene product altered by the mutation. Okay, so the non-essential and it is a non-essential thing. A special type of suppressor sensitive mutations are discussed. I will discuss later on. So most of the thousands of mutations that have been identified and studied by geneticists have been found to be deleterious and recessive. ठीक है? So this is the exception. So considering what we know about the genetic control of metabolism and the techniques available for identifying mutations. Okay, so the metabolism, you can say, occurs by a sequence of chemical reactions, each step of which is catalyzed by a specific enzyme encoded by one or more genes. And mutation in these genes frequently produce blocks in the metabolic pathway. And these blocks occur because changes in the base pair sequence of the genes often, but not always. Okay, so the cause in the amino acid sequence of the polypeptides, which may in turn result in the loss of function, that will be deleterious. If the essential enzymes functions are lost, then that will be deleterious for the cell. So this in fact has been seen in most commonly observed effect of easily detected mutations. Given a wild type allele encoding an active enzyme and mutant alleles encoding a less active or totally inactive enzymes, it is apparent why most of the observed mutations might be recessive as is observed. Okay, so if the enzyme catalyzes an essential reaction, the mutations causing total loss of the activity will be the recessive or the lethals. Okay, so but why you can ask, but why should most mutations with phenotypically recognizable effects resulting in decreased gene product activity or no gene product activity? Okay, so this result can be predicted if one accepts the effectiveness of natural selection and if one assumes the existence of a semi-constant environment during the recent or on the evolutionary scale. Okay, the evolution of life forms on Earth. Okay, a wild type allele of a gene encoding a wild type enzyme or a structural protein will have been selected or of optimal activity for many generations, and mutations resulting in amino acid changes that increase the efficiencies of enzymes in carrying our particular functions will have been preserved by natural selection, that you already know, and as the most fit, and they will have become the new wild types. ठीक है, तो जो ज़्यादा फिट होता है वो ज़्यादा प्रोपेगेट हो जाता है, कहने का मतलब है जो ज़्यादा फिट है वो ज़्यादा प्रोपेगेट हो गया, जो अनफिट है वो धीरे धीरे पॉपुलेशन से वाइप आउट होता है क्योंकि उनके सर्वाइवल पर क्वेश्चन है. सो दोज म्यूटेशंस which are having the positive effect on the gene product, that individual or that group of individuals will survive, will be having a benefit in their survival, they will reproduce more, they will survive longer, so that individual will be found in major percentage in the population. So तो इसी प्रकार जब वो ज़्यादा होंगे उस पॉपुलेशन में तो वो जो जीन है
जिसमें चेंज आने की वजह से वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया उस इंडिविजुअल के लिए, तो उस जीन की एलील का फ्रीक्वेंसी भी उस पॉपुलेशन में ज़्यादा होगा। तो जिस एलील की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसको हम वाइल्ड टाइप एलील बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जैसे गिवन ए सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम, यू नो दैट सेमी कांस्टेंट इन्वायरमेंट इन ए सेमी मोस्ट इफ नॉट ऑल सीक्वेंसेज ऑफ अमाइनो एसिड्स, मतलब कहने का एटलीस्ट ऑल सीक्वेंसेज ऑफ अमाइनो एसिड्स that differ from the wild type of a single mutation will have been tried, and natural selection will have preserved the most efficient one. It will now be the wild type mutations which produce changes in these various specific sequences of amino acids, which usually result in less activity or no activity at all. As such, they will most frequently be recessive and deleterious. अभी हिंदी में मैंने समझाया आपको। So, on the basis of this, an analogy can be made with any complex, carefully engineered machine. If you randomly modify any one essential component, for example, of a watch or an automobile, it seldom performs as well as it did not prior to the random change. तो आप मान लिया कोई बिना जाने बुझे कि कोई रैंडम चेंज कर दिए, तो वह जो है चेंज या तो उस मशीन को ख़राब कर देगा, क्योंकि आप तो उस इंजीनियर थे नहीं, मशीन को ख़राब कर देगा, या बाय चांस, बहुत कम चांस है इसका, लेकिन बाय चांस कि वो मशीन को और इम्प्रूव कर दे। तो म्यूटेशंस भी इसी तरह होता है, म्यूटेशन इज़ रैंडम, तो बाय चांस है कि वो म्यूटेशन बेनिफिशियल हो। सो बहुत सारे म्यूटेशंस जो हैं बेनिफिशियल नहीं भी होते हैं इंडिविजुअल्स के लिए। तो आगे के सेक्शन में हम देखेंगे सोमैटिक एंड जर्मिनल म्यूटेशंस। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा आप इस वीडियो को वॉच करेंगे, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा मैं ऑनलाइन होगा और आपसे पूछूंगा।